यूपीआई ने पेमेंट सिस्टम में क्रांति ला दी है, लेकिन अब यूपीआई ने इसमें एक जोरदार छलांग लगाई है। एनपीसीआई ने आज ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में क्रेडिट ऑन यूपीआई लॉन्च कर दिया। यानी अब आप यूपीआई के जरिए बैंकों से छोटे छोटे कर्ज भी ले सकें। लेकिन होगा ये कैसे? संवाददाता एकता सूरी पूरा मसला बता रही है। एकता, बताइए क्या फैसला हुआ है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? हम यहाँ पर यूपीआई की हम बात कर रहे हैं। एक रेवोल्यूशनरी वो पेमेंट सिस्टम में प्रोडक्ट है, फिनटेक फेस्टिवल में है। तो 4 नई सर्विसेज हम कह सकते हैं कि यूपीआई ने आज लॉन्च की है। आरबीआई गवर्नर ने नंदन नीलेकानी जी के साथ लॉन्च की है। और ये सर्विसेज क्या है, मैं आपको विस्तार में बताती हूँ। सबसे पहली सर्विस है क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं और मुझे पेमेंट करनी है, कोई सामान खरीदना है, तो मैं ये यूपीआई के जरिए कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मेरा जो अकाउंट है उसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए। यानी कि यूपीआई जो मेरे लिए है वो क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगा। दूसरी सर्विस जो लॉन्च हुई है वो है हेलो यूपीआई। ये खास करके फीचर फोन्स के लिए है। इसके लिए क्या होगा कि बैंक्स ने कुछ नंबर्स जो है वो डिस्प्ले किए हुए हैं। आप उन नंबर्स पर कॉल करेंगे, आपको आईवीआर से पता चलेगा कि आप किस या किसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। जैसे यूपीआई में हम फोन नंबर डालते हैं, वैसे किसी नंबर पे पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। आईवीआर सिस्टम को आप फॉलो कीजिए और जो पैसे हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे। जो एक और सर्विस लॉन्च हुई है वो है बिल पे कनेक्ट। यूपीआई के जरिए, ये भी फीचर फोन्स के लिए एक बड़ी सुविधा है। इसमें क्या होगा कि नंबर्स होंगे। मसलन मुझे अपना कहिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, मैंने उस नंबर पे कॉल किया, मुझसे पूछा जाएगा कि आईवीआर सिस्टम में कि मेरा सर्विस प्रोवाइडर कौन है बिजली के बिल का। या अगर मैंने चुना, मसलन अगर मुंबई की बात करते हैं तो यहाँ बेस्ट है और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। फिर अगर मैंने बेस्ट चुना तो मुझे कंज्यूमर अपना नंबर डालना पड़ेगा, जो अक्सर इलेक्ट्रिसिटी बिल में साफ होता है। एक बार जब मैंने ये सेट कर लिया तो हर महीने मुझे बिल पे कनेक्ट से फोन आएगा कि आपका बिजली का बिल है, क्या आपको पे करना है। आईवीआर सिस्टम सिंपल यहाँ फॉलो किया और मैंने अगर सिस्टम सेट कर दिया हुआ है पहले, हाँ का आईवीआर सिस्टम ऑप्शन मैंने चुना, तो यूपीआई के जरिए मेरे बिल पे हो सकते हैं, भले ही वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, पानी का बिल हो, फोन का बिल हो। इसके अलावा है यूपीआई टैप एंड पे। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा नेटवर्क जो है वो डाउन होता है, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता। ऐसे में फिर भी हमें अगर यूपीआई से पेमेंट करनी है तो क्या है, एक क्यूआर कोड का स्टिकर है। वो स्टिकर अगर मैंने अपने मोबाइल फोन के पीछे लगाया, मुझे मसलन आपको भी पेमेंट करनी है, आपके मोबाइल फोन के पीछे भी वो स्टिकर है, मैंने सिर्फ अपना फोन आपके फोन के साथ टैप किया तो वो पेमेंट आसानी से हो जाएगी, भले ही मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। ऐसे ही यूपीआई लाइट एक्स है। यूपीआई लाइट पिछले साल लॉन्च हुआ था। यूपीआई लाइट एक्स उसका एक अपडेटेड वर्जन है। इसमें क्या है कि मसलन मैं किसी दुकान में गई, मेरे पास फिर से इंटरनेट नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उस दुकानदार, उस मर्चेंट के जो डिवाइस है उस पर अपना फ़ोन कनेक्ट किया, फ़ोन कनेक्ट टैप किया और जितनी पेमेंट मुझे करनी है मैं यूपीआई से वो स्मॉल टिकट ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ। ये बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी जो हम कह सकते हैं सर्विस है जो लॉन्च हुई है। इसमें बहुत से अभी बैंक्स जुड़े हैं, मसलन एक्सिस बैंक जुड़ा है, आईसीआईसीआई बैंक जुड़ा है, पीएनबी जुड़ा है, एचडीएफसी बैंक जुड़ा है, जीपे है, भीम ऐप है, पेटीएम है। तो यानी कि ये जो आज 4 तरह की रेवोल्यूशनरी सर्विसेज जो है ये लॉन्च हुई हैं, ये एक पेमेंट सिस्टम को और आसान बनाती हैं और सुविधाजनक बनाती हैं। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। भारतीय संस्कृति में भोजन को ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप बताया गया है। भोजन हमारे सांस्कृतिक दर्शन का एक अभिन्न अंग है और ये कोई हम लोगों के लिए कोई भौतिक पदार्थ नहीं है या फिर कोई लेन देन की वस्तु नहीं है। दरअसल खाना या भोजन हमारे जीवन का सार और अनुभव को व्यापक रूप में दर्शाने का एक बड़ा महत्वपूर्ण जरिया है, एक दैवीय जरिया इसे कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में भोजन के पीछे का ज्ञान सदियों से विकसित हुआ और इसीलिए यह ज्ञान अब हमारी पावर भी बन रहा है। भोजन की ये जो सॉफ्ट पावर इस बार G20 के शिखर सम्मेलन में अपने सर्वोच्च रूप में दिखेगी। गैस्ट्रोनॉमी का जो वैदिक विज्ञान है, जिसे अब भोजन और पोषण का मानव विज्ञान यानी कि द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन कहा जाता है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है
जितना कि एंशियंट और मिडिवल काल में था, प्राचीन और मध्ययुगीन में था। 5000 से ज्यादा वर्षों से हमारी गैस्ट्रोनॉमी, जो आयुर्वेद का ही एक हिस्सा है, अब दुनिया को अपनी सेहत से भरे रहस्यों से रूबरू कराने के लिए सबको दिल्ली बुला रही है। और दुनिया ने इस निमंत्रण को बड़े ही खुले दिल से स्वीकार भी किया। दिल्ली सज चुकी है। भारतीय पकवानों की सौंधी महक अब फिजाओं में तैरने लगी है। बिहार का लिट्टी चोखा, राजस्थान का दाल भाटी चूरमा, पंजाब की तड़का दाल, बंगाल का रसगुल्ला, दिल्ली की चटपटी चाट, दही भल्ला, तो महाराष्ट्र का वड़ा पाव, भेलपुरी और दक्षिण भारत के नाना प्रकार के व्यंजन, मसाला डोसा, उत्तपम, इडली, ये सब मिलकर दुनिया के मुंह में भारत की सॉफ्ट पावर का रस घोलेंगे। और सिर्फ खाना ही हमारी संस्कृति या सांस्कृतिक जो परंपरा से जुड़ा हुआ हमारा ज्ञान है, उसका समृद्ध संसार नहीं है, इसके अलावा भी है। पूरी दुनिया के लिए ये खुल चुका है। भारत मंडपम पर नटराज की प्रतिमा से लेकर भीतर शिल्प बाजार होगा, तो बाहर सड़कों पर की गई पेंटिंग्स और मोराल्स में देश की सांस्कृतिक झलक होगी। तो यानी कि सिर्फ खान पान ही नहीं, पूरी संस्कृति की झलक। एयरपोर्ट से निकलते ही मेहमानों को यक्ष यक्षिणी की नमस्कार करती मुद्रा में लगी प्रतिमाएं दिखेंगी, उनका स्वागत करेंगी। और जैसे जैसे विदेशी मेहमानों का काफिला अपने अपने होटल्स की तरफ कूच करेगा, हर कोई हमारे भारत की सांस्कृतिक धरोहर की चमक का एहसास कर रहा होगा। क्या वाकई भारत ने G20 को अपनी सांस्कृतिक विरासत, हमारे खान पान और कला के जरिए एक सॉफ्ट पावर बनाने में एक मजबूत मंच बना दिया है G20 को? क्या भारत की कल्चरल और कलिनरी डिप्लोमेसी अब एक नए मोड़ पर है, एक नए स्वरूप में है? क्या इससे वाकई में कोई फायदा होगा? क्या कहती है भारत की पारंपरिक खाने की डिप्लोमेसी वाली थाली? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान। स्वागत कीजिए संजीव कपूर सर का। जाने माने शेफ हैं, बहुत प्रिय हैं हम सबके। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, विजिटिंग प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में, पूर्व प्रोफेसर रहे हैं JNU के, मेरे बहुत प्रिय हैं स्वर्ण सर भी। स्वर्ण सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव सर, सबसे पहले तो चर्चा की शुरुआत आपसे ही श्री गणेश किया जाए। ये सौंधी सौंधी महक जो है सर दिल्ली की फिजाओं में तैर रही है, और दिल्ली छोड़िए हम मुंबई तक इसका आनंद ले रहे हैं। ये स्वाद सर एक भारत को एक सॉफ्ट पावर बना रहा है सर, है इसमें दम? दीपक जी, बहुत अच्छा आपका जो विश्लेषण रहता है, शुरुआत जो आप करते हैं, मैं पहले भी कह चुका और आज फिर कह रहा हूँ कि वाकई आप बहुत अच्छे से समा जो है आप इतना अच्छा मानते हैं कि मजा आ जाता है। तो सबसे पहले तो आप वो उसको कबूल करें। दूसरा, देखिए ये पावर हमारे पास हमेशा से थी। पावर होना और पावर को यूज करना, आई थिंक वो फर्क हुआ है। ये सबको पता है कि हमारे पास खजाना जो है हमेशा से था, लेकिन खजाना अगर जो है हम छुपा के रखेंगे, खजाना ज्ञान का, खजाना खाने का, खजाने कुछ ऐसे होते हैं जो छुपाने से नहीं शेयर करने से बढ़ते हैं। तो हमारी ये जो खान पान की पूरी प्रथा है, उसका खजाना तो बहुत भरा हुआ है और बहुत सालों से भरा हुआ था, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उससे अपने खाने से शर्म आती थी, लेकिन अब गर्व हो गया। सो शर्म से गर्व की जो जर्नी है, ये मैं पिछले काफी सालों से अब देख रहा हूँ। मुझे अभी भी याद है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में उनका मैं खाना कर रहा था, तो काफी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई। तो फूड डिप्लोमेसी पे ही बात उन्होंने कही, कुछ साल पुरानी बात है। कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया चीज हो सकती है खाने से लेकर। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उसके बाद से अब जो मैं देख रहा हूँ इतना अच्छा लगता है, क्योंकि इतने सालों से मैं देख रहा हूँ कई देश हैं जो खाने की पावर को इस्तेमाल करें, कभी टूरिज्म के लिए करते हैं, कभी किसी चीज के लिए करते हैं। अब भारत एकदम बढ़ चढ़ के उसको कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खाने की जो सॉफ्ट पावर है, क्योंकि नॉन थ्रेटनिंग पावर होती है। कुछ ऐसी पावर होती है कि आप अपना बड़प्पन बताएं तो लोग पीछे हट जाते हैं, कहते हैं अरे नहीं ये क्या है, तो वो मतलब अपने जो दरवाजे हैं बंद कर लेते हैं। लेकिन जो कल्चर की जो जितनी भी चीज होती है जिसमें खाना जो है एक अभिन्न भाग है कल्चर का, उससे कोई थ्रेटन नहीं होता किसी भी लेवल का हो। मतलब ये मैं खुद देखता हूं, मैं किसी भी
कोई भी मतलब चाहे वो प्रधानमंत्री हो, किसी देश के राष्ट्रपति हो, कोई भी रहे हो, लेकिन जब मैं मिलता हूं, मैं देखता हूं कि निसंकोच मिलते हैं मुझसे। और मैं सोचता हूँ इतने बड़े बड़े लोगों से वो इतनी आसानी से नहीं मिलते, मुझसे क्यों मिलते हैं, राइट? ऐसा तो नहीं होता कि मैं हमेशा खाना खिलाता हूँ। तो मैंने देखा कि ये जो खाना है, एक सबकी रुचि होती है, और दूसरा इसमें कभी ऐसा लगता है अच्छा हाँ ये तो बहुत आसान सी चीज है, सहज सी चीज है, सहजता से रिश्ते बन जाते हैं खाने के द्वारा। अब बिल्कुल। हम अपने घर में देखते हैं खाने, तो ये रिश्ते बनाना, अब उसको हम डिप्लोमेसी कहें, लेकिन खाने से रिश्ते बनते हैं, ये हमें पहले से पता। ये आपने कितना सुंदर कहा कि ये कोई थ्रेटनिंग पावर नहीं है, ये एक ऐसी पावर है जो शेयर होती है, सबको सबको सहज कर देती है। आप किसी डिप्लोमेटिक टॉक में जाएं, बड़ी गर्मा गर्म बहसें होती हैं, यूएन का मंच हो या किसी दूसरा कोई दूसरा मंच हो, वहाँ पर तल्ख बातें होती हैं, कड़वी बातें होती हैं, लेकिन जब खाने की टेबल पर आदमी आता है तो फिर बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी तलखियां दूर हो जाती हैं और आमने सामने होती है सिर्फ स्वाद की बातें, प्यार की बातें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय है भारत के लिए अपनी सॉफ्ट पावर को साधने का। लेकिन डिप्लोमेटिक नजरिए से, भारतीय कूटनीति की नजरिए से, द्विपक्षीय रिश्तों की नजर से इसकी क्या महत्ता है, स्वर्ण सिंह सर से हम जरा पूछने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर सिंह, सर क्विजीन, कलिनरी, जैसा कि हम संजीव सर से बातचीत भी कर रहे हैं, लैंग्वेज और लिटरेचर भी इसमें जोड़ दीजिए। भारत ने कोई ऐसा पक्ष नहीं छोड़ा है कि हम अपनी सॉफ्ट पावर को बूस्ट कर पाए। आपको लग रहा है सर हम कामयाब हो पाए हैं? जाहिर है, जैसे कहा गया कि हमारी धरोहर जो है वो तो एक तरह से बहुत बड़ा खजाना हमारे पास है। और क्योंकि आज के युग में हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं कि देशों को अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसी के चलते आप देखें कि ये बहुत बड़ा सम्मेलन है भारत के लिए, शायद बहुत सबसे बड़ा अवसर है कि जो विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो अध्यक्ष हैं, वो करीब 40 यहाँ भारत आएंगे, एक ही सम्मेलन में बैठेंगे। मंडपम में कहा जा रहा है कि 10,000 लोगों की कैपेसिटी है, उसमें इतने ज्यादा लोग वहां होंगे। तो भारत की जो धरोहर है, चाहे वो संस्कृति की हो या हमारी मूर्तिकला की हो, भोजन की हो, इन सब से क्या है कि एक पूरा माहौल तैयार होता है जिसमें जितना भी तनाव की संभावना हो, जाहिर है कि सारे देश अपने अपने राष्ट्रहित को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं इस तरह के बड़े सम्मेलन में, और उन सब में एक सर्वसम्मति बनाना, थोड़ा सा उसमें चुनौतियां रहती हैं। पर ये सब जो सॉफ्ट पावर है उसका जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो जो तनाव है उसमें कमी लाने में एक थोड़ी उम्मीद बनती है, और माहौल ऐसा बनता है कि आप तनाव से बच सकते हैं। और आपस में जो गर्मजोशी की एक प्रदर्शन भी है और एक उसको बनाने की कोशिश भी है, वो बनाने की पूरी आप देखें कि मौका मिलता है, अवसर मिलता है। और इन सब में भारत ने अपनी तरफ से और प्रधानमंत्री ने खुद अपने व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है किस तरह से उसमें भारतीयता हर कोने में, हर क्षण में नजर आनी चाहिए, और उसको किस तरह से प्रयोग में लाना है ताकि वो भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो अपने उद्देश्य हैं इस सम्मेलन से, उनको आगे बढ़ाने में उसकी सहायक हो वो। और उसी के साथ साथ केवल सांस्कृतिक धरोहर या हमारे सभ्यता की चीजों को जोड़ा है, उसके साथ साथ आज की तकनीक को भी जोड़ा है। जैसे यूपीआई की बात कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं, बहुत से जो आने वाले मेहमान हैं कि वो खुद भारत की ऑनलाइन पेमेंट का जो प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल करें और खरीदारी कर सकें। वहां पर ही बहुत सी चीजें प्रदर्शित की जाएंगी। और उसके अलावा पूरी जो शहर है उसको भी आप देखें, दिल्ली में भी बहुत बदलाव आया पिछले कुछ सप्ताह में, कि पूरा जो छवि दिल्ली की है उसमें भी बदलाव आया है। उसमें भी जगह जगह आपको बहुत सी मूर्तियां दिखेंगी जो अब विस्थापित की गई हैं। तो भारत को इसकी कोई कमी नहीं थी कि यदि सॉफ्ट पावर को उसको प्रदर्शन करना हो या इस्तेमाल करना हो, तो बहुत सा खजाना हमारे पास है। उसमें भोजन है, उसमें मूर्तिकला है, उसमें संस्कृति है, सभ्यता, सब चीजें हैं। और पूरा मंडपम जो जिस तरह से बनाया गया, उसके अंदर जो चीजें
प्रदर्शन की जा रही हैं जी सभी में। और मुझे लगता है उसके अलावा जो भारत की एक तरह से मेहमान नवाजी का एक तरीका है वो भी उसी में जोड़ देना चाहिए कि उसमें जो एक एब्सोल्युटली। व्यक्तिगत तौर पे आने वाले जो हमारे यहाँ लोग हैं उनके साथ किस तरह से तालमेल बनाया जाए ये और उनकी सहूलियतों का पूरा ध्यान रखा जाए। ये जो आपने भारत ये के आपने बड़ा मेजबानी इंपॉर्टेंट का एस्पेक्ट तरीका जोड़ा। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जोड़ा कि हमको ये रिलेशनशिप को टेलर्ड करने में, पर्सनलाइज करने में, ये हमारा खान पान और संस्कृति का जो हमने शोकेस किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैं आऊंगा दूसरे चरण में स्वर्ण सर से बातचीत करने के लिए, क्योंकि साझेदारी की और समझदारी के स्तर पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं की जा रही हैं, और ये हर G20 बैठक की एक बहुत बड़ी समस्या रही है, चुनौती रही है कि क्या इतनी धुरियों में बटे हुए विश्व को क्या आप एक कर पाएंगे, कम से कम G20 देशों को, वहाँ पर बड़ी चुनौती है। लेकिन उसमें हमारा कल्चर, हमारी क्विजीन कितना महत्वपूर्ण रोल अपना पाएगी एक यादगार देने में और रिश्तों को और प्रगाढ़ करने में। मैं आऊँगा इस पर भी बातचीत करने के लिए, लेकिन संजीव सर, हमारी जो मैं जिसका जिक्र भी कर रहा था, जो गैस्ट्रोनॉमिक साइंस है हमारी, उसके दो बड़े प्रमुख वर्टिकल्स बताए जाते हैं। पहला वर्टिकल है वेलनेस। हमारे यहाँ खाना पेट भरने के लिए नहीं, परंपरा से हम देख रहे हैं। और दूसरा सस्टेनेबिलिटी। ये जो वेलनेस और सस्टेनेबिलिटी का मंत्र छिपा है सर हमारे खाने में, और अब इसको दुनिया देख रही है, चख रही है, ये कितना इंपॉर्टेंट है सर आपकी नजर में? देखिए, बिल्कुल सही आपने बताया। हम खाने को खाने की तरह से सिर्फ स्वाद के एंगल से कभी भी नहीं देखते हम। और इसी तरह चाहे वो हमारे मसाले दानी हो, ऐसे लगता है कि किसी केमिस्ट की दुकान है। और वाकई हम लोग सिर्फ अगर हमारे खाने की बात करें उसमें भी वेलनेस की बात है, ना खाने की बात करें उसमें भी वेलनेस की बात है, फीस्टिंग में भी है, फास्टिंग में भी है। तो बहुत बहुत गहरी साइंस डेवलप हुई है। और ये कोई भी चीज को डेवलप होने में समय लगता है, तो हमारे पास लग्जरी ऑफ टाइम रही है। अगर 5000 साल की बात करें तो समय के साथ साथ रिफाइनमेंट होती है, तो हमारे उसके अंदर रिफाइनमेंट हुई है। तो वेलनेस जहां तक है वो इतनी अच्छी हमारी साइंस है, क्योंकि जो एल्केमी होती है उसके अंदर काफी सारी चीजों का मिश्रण करना पड़ता है, बैलेंसिंग करनी पड़ती है, और कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो अगर आप देखेंगे हमारे जो खाने की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, नहीं तो कॉम्प्लेक्स चीजें इतनी सहजता से होती नहीं है। लेकिन हमें पता है कि एक खाने में, एक डिश के अंदर हम लोग 15 से 20 कॉन्ट्रास्टिंग स्पाइसेस और हर्ब्स डाल लेते हैं बहुत सहजता के साथ में, क्योंकि समय के साथ हमें पता है कि पाचन के लिए कौन सी चीज अच्छी है, सीजन के हिसाब से कौन सी अच्छी है, कौन सी हमारे सस्टेनेबिलिटी की आपने बात की, कौन सी चीज अच्छे से उगाई जा सकती है, कौन सी चीज में पानी कम लगेगा, कौन सी चीज समय के साथ साथ कुछ हमारे यहाँ पे मतलब रिफाइनमेंट के साथ में कुछ दिक्कतें भी हुई हैं, लेकिन उसको हम वापस रिवाइव कर रहे हैं। जैसे मिलेट्स अब हम देख रहे हैं, और G20 में मिलेट्स की काफी बातें हो रही हैं, काफी मेन्यूज में डिशेस हुई रही हैं अब तक, और आने वाले हफ्ते में भी रहेंगी। तो जो हम अगर देखें तो इसमें ये लोग समझ नहीं पाए। लोगों को लगता है कि हमारा जो खाना है वो एकदम तीखा शायद है, और इससे भाग जाते हैं, क्योंकि हमारा खाना बोल्ड है, क्योंकि हमारे खाने में इतनी सारी चीजें हैं। तो लोगों को थोड़ा डर भी लगता है, थोड़ा सा दूर भी होते हैं, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ एल्केमी है। अब कोई चीज खाने में अगर दवाई का काम सहजता से कर जाए तो कुछ लोगों को तो उसकी कड़वाहट लगेगी, कुछ लोगों को लग सकता है। लेकिन अब जैसे आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, धीरे धीरे आप उसकी बातें करते हैं, लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती है। पूरी दुनिया में जो पिछले कुछ सालों में मैं देख रहा हूँ बदलाव, वो इस तरह से है कि चर्चा क्योंकि हमारे खाने की इतनी बढ़ चुकी है, और आप लोग जिस तरह से मीडिया में इसको इतने अच्छे रूप से अब बताते हैं, दर्शाते हैं, तो पूरी दुनिया जो है उनको समझ आ रही है कि अच्छा ये किस तरह से एक लॉन्जेविटी के ऊपर ऑटोफेजी जापानीज डॉक्टर्स की बहुत बड़ी रिसर्च रही है। एक डेविड सिंक्लेयर डॉक्टर है, लाइफ स्पैन, उन्होंने बुक लिखी है कि अगर आपको लाइफ अपनी स्पैन बढ़ानी है, आयु अपनी बढ़ानी है, तो किस तरह से इंडियन स्टाइल, और इंडियन स्टाइल में खाना एक है और बाकी बहुत सारी चीजें हैं
उसको किस तरह से फॉलो करना है। तो पूरी दुनिया को अब ये समझ आ रहा है, चाहे धीरे धीरे, तो लोग उसको टेस्ट करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे योग अब पूरी दुनिया में छा गया, अब कोई किसी को बताना नहीं पड़ता कि योग क्या है। मुझे लगता है कि आने वाले 1, 2, 3 साल के अंदर जो भारतीय भोजन है उसमें जो वेलनेस किस तरह से जुड़ी हुई है उसको अलग नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम वेलनेस के लिए कुछ तरह की चीजें खानी और स्वाद के लिए कुछ ऐसी खानी, ऐसा नहीं है। हमारी जितनी चीजें हैं उसमें वैसा लॉजिक है, वैसी उसकी पूरी तैयारी हुई हुई है। हाँ, उसमें जो हमने कमियां पीछे हमने, जैसे मैं मिलेट्स की बात कर रहा हूँ, जब हम बड़े हो रहे थे तो मिलेट्स को हमने चारा बना दिया था कि कैटल के लिए खाना बना दिया था। हम खा रहे थे, अच्छा बना, राइट, एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल था, हमारे लिए अच्छा था, सेहत के लिए अच्छा था, सारी फार्मर्स के लिए अच्छा था, सब कुछ था, पानी कम लगता था, लेकिन हम भूल गए उसको, लेकिन वापस आना शुरू हो गए। हमने कुछ इम्प्रोवाइजेशन भारतीय भी, और मैं ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ दुनिया के लिए, एक दुनिया भारत भी है, पूरे विश्व का 6वां हिस्सा हम भारतीय हैं, तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि हम भी बहुत कई लोग जो हैं, हो सकता है शहरों में, कुछ गांवों में, वो भी बाहर के देशों जैसे बिहेव करते हैं अपनी थिंकिंग में। तो ये जो नेत्र जो हैं सबके जो खुल रहे हैं, वो बहुत अच्छा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ पूरी मानवता के लिए। बिल्कुल सर, और आपने बिल्कुल सही कहा, खाना सिर्फ हमारे यहाँ खाना, भारतीय खाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि भारतीय खाना खाने का तरीका, उसके पीछे आगे पीछे का जो शास्त्र है, वो संपूर्ण विधि पर चर्चा हो रही है। और बिल्कुल आपने सही कहा, परंपरा यही है कि फीस्टिंग से लेकर फास्टिंग तक, और खाना ही अगर, किसी का खाना ही अगर दवा बन जाए तो फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और भारतीय खाने में ये गुण मौजूद हैं। मेरा आखिरी सवाल स्वर्ण सर, जैसा कि मैं कह रहा था, थोड़ा सा निराशा अगर आप देखें ओवरऑल उसमें, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप जैसे फॉरेन पॉलिसी पंडित्स भी ये मान रहे हैं कि फॉल्ट लाइन इतनी बनी हुई है कि शायद कोई आम सहमति ना बन पाए। और हमने देखा भी जितनी भी मंत्री स्तरीय बैठक हुई है उसमें आम सहमति का कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है। तो ये हमें मालूम है कि बहुत ज़्यादा सहमति नहीं बन पाएगी। उसमें, उस माहौल में, ये जो हमारा मेहमान नवाजी का भाव है, ये जो हमारा खाना खिलाने का भाव है, अतिथि देवो भव का भाव है, ये कितना उसको कम कर पाएगा, या उसको उस तनाव को कम करके एक बेहतर अनुभव G20 के मिल पाए, इसमें कितना महत्वपूर्ण होगा सर? शिखर सम्मेलन के अंत में एक घोषणा पत्र जारी होना जरूर है कि खास होता है, पर वो केवल वही उसका आउटकम नहीं होता है। आप देखें कि ये जो G20 की प्रेसिडेंसी है, ये पूरा साल लगातार इसमें बैठकें होती रही, अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोगों की बैठकें जो हुई, उसमें आपस में तालमेल बना, उसमें आपस में सहमति बनी है, समझ बनी है। भारत को अपने संस्कृति का, अपनी विकास की परियोजनाओं का, अपने शहरों को दिखाने का बहुत बड़ा अवसर मिला है अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोगों को। अब शिखर सम्मेलन के बाद भी आप देखें कि भारत की जो G20 की प्रेसिडेंसी है, वो 81 डेज, 81 दिन अभी बाकी हैं उसके बाद। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, जिसमें शिखर सम्मेलन एक ठहराव है, एक पड़ाव है, और उसमें घोषणा पत्र एक उसकी आउटकम होती है। इसके अलावा भारत का जो तालमेल बन रहा है इन सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ, और उनके दूसरे जो मंत्री आते हैं, अफसर आते हैं, सलाहकार आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, उनके साथ जो भारत का एक तरह से तालमेल बना है, वो पूरे साल में लगातार वो कोशिश जारी रही है, और वो नजर आता है। दूसरा बहुत जो अहम पहलू मैं आपको जरूर समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा जी, कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, और भारत की आम जनता को, आम नागरिक को विदेश नीति में भारत क्या करना चाहता है, ये समझना जरूरी होता है। और ये लगातार जो बैठकें हुई हैं 60 शहरों में, और अभी भी होंगी और हो रही हैं, कुल मिलाकर 220 के करीब बैठकें होने वाली हैं ये 60 शहरों में। उससे जो आम नागरिक का जुड़ना है भारत की विदेश नीति के साथ, उसको समझना है कि विदेश नीति में भारत क्या करना चाह रहा है और कैसे करना चाह रहा है,
एक उभरती हुई शक्ति के लिए वो आम समाज में वो धारणा और वो समझ बनना बहुत जरूरी होता है। और G20 की प्रेसिडेंसी के चलते भारत को बहुत बड़ा अवसर मिला कि अपने नागरिकों को भी तैयार करे कि जब भारत बहुत बड़ी शक्ति की तरह से उभरेगा तो किस तरह की नई जिम्मेदारियां सामने आएंगी भारत के, किस तरह की नई चुनौतियां भारत के सामने आएंगी। तो बहुत सी चीजें ऐसे हैं जिनको कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत से आपको ऐसे पहलू नजर आएंगे जिसमें भारत को बहुत फायदा हुआ, बहुत सफलता मिली है G20 की प्रेसिडेंसी के चलते अपने आप को आगे बढ़ाने में, विश्व स्तर पर अपने आप को आम जनता के साथ जोड़ने के स्तर पर भी। तो हाँ, अभी तक शायद कहना मुश्किल है, जैसा खबरें हैं कि शेरपाज की मीटिंग लगातार हो रही है, वो कोशिश कर रहे हैं कि घोषणा पत्र पर जितनी चीजों पर समझ बन सकती है बने। तो अभी ये कहना मुश्किल होगा कि घोषणा पत्र कैसा होगा, उसमें क्या होगा, पर घोषणा पत्र के साथ साथ बहुत सी चीजें और भी हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए और भारत को इस तरह से अपनी नई एक तरह से छवि जो प्रदर्शन करने का मौका मिला है उससे बहुत सी साझेदारियां, हिस्सेदारियां बिल्कुल बनने वाली है इससे भारत। और एक अच्छी बात जो हुई है वो ये कि भारत ने बड़ी मैच्योरिटी से इन सब चीजों को प्रेडिक्ट भी किया और एक मौका, आउटकम्स जो भी होंगे उस पर चर्चाएं जरूर होंगी, लेकिन ये जो मौका था खुद को एक ग्लोबल गवर्नेंस में एक महत्वपूर्ण साझेदार, एक इम्पॉर्टेंट पिलर साबित करने का, वो बड़ा तरीके से किया भारत ने, कामयाबी भी हासिल की। और गैस्ट्रो डिप्लोमेसी एज अ सॉफ्ट पावर टूल हमारे नेशन के ब्रांड को बनाने में, उसमें हम पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। एक ज़माने में हम कभी शोषित हुआ करते थे, हम लोगों का शोषण होता था, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए भारत ज़ीरो हंगर की तरफ दुनिया को ले जा रहा है। दुनिया का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ज़ीरो हंगर का जो मिशन है उसमें भारत अब बढ़ रहा है। तो शोषित से अब हम पालक की तरफ भी जा रहे हैं और वो पोजीशनिंग हमने कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आप आते हैं संजीव सर तो मन प्रसन्न हो जाता है और आप कहते हैं हमारी ओपनिंग्स बड़ी अच्छी होती है। हम बाकायदा रिसर्च करके आते हैं सर, क्योंकि संजीव कपूर सामने बैठे हों और आप ऐसे ही कुछ बोल दें ऐसा नहीं होता, इसलिए हमें भी होमवर्क का मौका मिलता है सर। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ सब लोगों को सीखना चाहिए, कुछ क्लासेस लीजिए आप। थैंक यू सर। और यही सुवर्ण सर के साथ भी है, जब कभी विदेश नीति पे बात होती तो एक्स्ट्रा तैयारी करके आना होता है ताकि उनका उनकी मौजूदगी की गरिमा है वो बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सर, सुवर्ण सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू। और जैसा कहते हैं ना कि हर खाने के बाद पान से उसका समापन होता है, तो G20 में भी इस चर्चा के बाद हम पान की बात करेंगे। आने वाले मेहमानों में खाने से लेकर रहने तक के इंतजाम के साथ साथ पान का भी इंतजाम है। ये जो खूबसूरत फूलों की माला आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, इससे पूरी दिल्ली महकने वाली है। आपको बता दूं कि G20 शिखर सम्मेलन तो है ही और ऊपर से है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के साथ साथ जो शिखर सम्मेलन है उसको लेकर भी पूरी दिल्ली को सजाया जा रहा है। इस समय हम नॉर्थ एवेन्यू की पांडे पान शॉप में खड़े हुए हैं, जिन्होंने तमाम विदेशी मेहमानों को, तमाम राष्ट्राध्यक्षों को, भारत के कई राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और कई अतिथियों को अपने हाथ से बने विशेष पान खिलाए हैं। इस बार इन्होंने G20 समिट को लेकर भी तैयारी की है। बताया जा रहा है कि 150 से अधिक वैरायटीज के पान तैयार किए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर G20 समिट के दौरान मेट्रो सेवा को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसके लिए DMRC ने एक विस्तृत स्टेटमेंट जारी किया है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि दिल्ली पुलिस ने आग्रह किया था DMRC चीफ से कि बड़े स्तर के ऊपर सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट होनी है, लिहाजा न्यू दिल्ली के इलाके के अंदर कर्मचारियों का समय पर पहुंचना जरूरी है। लिहाजा जो मेट्रो का ऑपरेशन है वो सुबह 6 बजे की बजाय 4 बजे किया जाए। DMRC ने इस सुझाव को मान लिया है। अब 8, 9 और 10 सितंबर के दिन सुबह 6 बजे की बजाय 2 घंटा पहले सुबह 4 बजे से ही मेट्रो की सेवा मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि 2 घंटे के इस अंतराल में 30-30 मिनटों के गैप के अंदर मेट्रो ट्रेन आवाजाही करेगी। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने खास तैयारियां की हुई है और उन्हीं तैयारियों में से एक है ये विक्रांत लॉजिस्टिक व्हीकल। इस तरह के जो व्हीकल है
उसको दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट में तैनात किया गया है। G20 के दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी मौजूद होंगे, लेकिन अगर किसी भी तरीके से भीड़ इकट्ठा होती है और वो जो है विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पे आती है तो इस व्हीकल को वहां भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने नए संसद भवन में कार्रवाई शुरू करने की तारीख अब तय कर दी है। संसद के विशेष सत्र के दौरान ही नए संसद भवन में कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। 18 सितंबर और 19 सितंबर की दोपहर तक पुराने संसद भवन में ही सत्र चलेगा और 19 सितंबर की दोपहर से नई इमारत में सत्र चलेगा। इसी तारीख को गणेश चतुर्थी भी है। विशेष संसद सत्र के दौरान 2 महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे कहा जा रहा है, हालांकि अभी तक वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये कौन से बिल होंगे, किन मुद्दों से जुड़े होंगे, 2 होंगे या ज्यादा होंगे, इस पर अभी उहापोह की स्थिति है। इस बीच संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि बिना बातचीत के बैठक बुलाई गई है, कई बातों पर मशवरा नहीं हुआ है, एजेंडा कार्यसूची की जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा कि पार्टी संसद की विशेष सत्र का बहिष्कार करने के बजाय शामिल होने को तैयार है। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो संसद के विशेष सत्र में क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम और बड़ा संशय की स्थिति है। एजेंडा क्या होगा इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 1 नेशन 1 इलेक्शन की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक समिति बनाई तो कयासों का दौर चल पड़ा। ऐसे में एक तरफ कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव से संबंधित कोई बिल पेश किया जा सकेगा। हालांकि ये संवैधानिक पूरी प्रक्रिया का मसला है, इसलिए कोई इस सत्र में सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है, एक लंबी प्रक्रिया से इसको गुजरना होगा। लेकिन इसका श्री गणेश जरूर किया जा सकता है ताकि एक राजनीतिक मैसेजिंग की जा सके। यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल पर सरकार विधेयक ला सकती है। दूसरी तरफ विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि केंद्र शीतकालीन सत्र का भी इंतजार नहीं कर पा रहा है। संसद का विशेष सत्र बुलाने की प्रक्रिया क्या है, विशेष सत्र क्यों आयोजित किया जाता है, इसे भी जरा समझ लीजिए, फिर इस पर जरा खुलकर चर्चा करेंगे। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार केंद्र सरकार के पास संसद का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति होती है। विशेष सत्र बुलाने का फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति करती है और इस सत्र को बुलाने के लिए राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी जरूरी होती है। हालांकि देश में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है, लेकिन परंपरागत संसद के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। फरवरी से मार्च के बीच बजट सत्र, फिर जुलाई से अगस्त के बीच मानसून सत्र, फिर नवंबर से दिसंबर के बीच शीतकालीन सत्र होता है। इन तीनों सत्रों को कम से कम 6 महीने के बाद बुलाया जाता है और इन 3 सामान्य सत्रों के अलावा केंद्र को अगर जरूरत पड़ी तो संसद का विशेष सत्र भी वो बुला सकती है। संविधान के अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति को ऐसी परिस्थितियों में संसद के सभी सदनों का सत्र बुलाने का अधिकार होता है। और ऐसा नहीं है कि विशेष सत्र पहली बार बुलाया जा रहा है, बहुत बार इसमें पहले भी 1992 में कई, उसके बाद भी तकरीबन 4 बार विशेष सत्र आ चुके हैं। मोदी सरकार ने 30 जून 2017 को, आपको याद होगा, जीएसटी लागू करने के लिए भी संसद के सेंट्रल हॉल में पहली बार संसद का अपने कार्यकाल में विशेष सत्र बुलाया था। 26 नवंबर 2015 को विशेष सत्र बुलाया गया। उस दिन सरकार ने BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए भी सत्र बुलाया। 2015 में भारत अम्बेडकर की 125वीं जयंती जब मना रहा था, उसी दौरान की ये बात है। इसी साल 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया गया था और साल 2002 में भी, इससे पहले अगर चले जाएं तो विशेष सत्र बुलाया गया है। उस वक्त सत्ता में रही एनडीए सरकार ने 26 मार्च को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आतंकवाद निरोधक विधेयक को पारित किया था, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास राज्यसभा में इसे पारित कराने के लिए बहुमत नहीं था। इससे पहले भी आए हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, इतिहास में बहुत कब इसे बुलाया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है इस वक्त कि ये विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, और इसीलिए हमने आज का जो विषय है अपना यही रखा है कि विशेष सत्र दुविधा सर्वत्र। हर किसी के मन में ऊहापोह की स्थिति है, दुविधा है कि ये सत्र क्यों आ रहा है। कयास कई हैं, लेकिन एक स्पष्टता के लिए, एक दिशा के लिए इस वक्त हमने बुलाया है राहुल देव सर को। देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, आपके नज़रिए से क्या समझ में आ रहा है, क्या मंशा हो सकती है सरकार की इस विशेष सत्र को बुलाने के पीछे? जैसा मैंने कहा भी कि बहुत सारे कयास हैं। कोई कह रहा है कि इंडिया बनाम भारत का मसला, कोई कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। लेकिन आपकी फिलहाल अनुभव क्या कह रहा है सर?
देखिए, ये तो जाहिर ही है कि जो भी कारण होगा वो सरकार स्पष्ट नहीं करना चाहती अभी, और उसको उसको लोगों को और देश को एक रहस्य में रखना चाहती है। बावजूद इसके कि विशेष सत्र का मतलब ही, जब हम किसी भी सत्र को विशेष सत्र कहते हैं तो जाहिर है कि वो असाधारण परिस्थितियों में किसी असाधारण अवसर पर या असाधारण कारण से बुलाया जाता है। क्योंकि जैसा आपने खुद ही बताया कि जो भारत का एक संसदीय कैलेंडर है उसपे 3 सत्र होते हैं एक साल में, और मानसून सत्र अभी कुछ हफ्ते पहले ही खत्म हुआ है। अब इस पर जो अनुमान लगा रहे हैं, अनुमानों में जाने से कोई लाभ नहीं है। अब वो जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो भी आप गिना चुके हैं, तो उनसे अतिरिक्त कोई और अनुमान नहीं लग रहे हैं, और ये सब केवल अनुमान है क्योंकि सरकार ने किसी भी तरह की कोई अपनी मंशा जाहिर नहीं की है। सोनिया जी ने जो चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, उसका जवाब भी आज संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया है उनको, और ठीक है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि कैसा है वो जवाब। लेकिन कुल मिलाकर मुख्य बात यह है कि जो मेरी समझ में आता है कि जो भी कारण होगा, जो भी इसमें विधेयक लाए जाएंगे, जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे, उनका सीधा संबंध औपचारिक या अनौपचारिक रूप से अगले चुनावों के रूप में के संदर्भ में ही होगा। क्योंकि सरकार विशेष कोई भी सत्र हो उसमें चूंकि सरकार को, और विशेष सत्र में विशेष रूप से अंतिम अवसर प्रधानमंत्री को बोलने का होता है, और वही सबसे अंत में बोलते हैं, जो भी बहस हो उसके बिल्कुल अंत में सदन के नेता के रूप में। तो एक अंतिम बात कहने का मौका, और अंतिम बात के नाते अपनी उपलब्धियों और देश के सामने, सरकार के सामने चुनौतियों और विरोधियों को जवाब, यही एक परंपरा हम देखते आए हैं और ये सभी ने किया है। तो मैं इसीलिए कहूंगा कि अनुमानों में नहीं, लेकिन जो भी है ये एक राजनीतिक कारणों से बुलाया गया है। अगर कोई दूसरा ऐतिहासिक कारण है, कोई विशेष अवसर है, तो उसको उसके बारे में बताने में कोई हर्ज नहीं था। परंपरा यही है कि विदेश सत्र जब भी बुलाए गए हैं जी, वो देश को उनके बारे में, उसके कारणों के बारे में जानकारी रही है जी। इस तरह से मुझे याद नहीं आता कि बिना कुछ भी बताए और 5 दिन का 5 सिटिंग बैठकें जिसमें होंगी, ऐसा कोई सत्र बुलाया गया हो जिसके एजेंडे के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा सर कि इसका मकसद जो है आने वाले चुनाव के संदर्भ में ज़रूर हो सकता है, उसको जोड़ा जा सकता है। पर सवाल इसमें एक और ये है सर कि बीते कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास या सरकार के पास, अगर आप इसको समग्र रूप में देखें, अपनी बात रखने के कई मौके हैं, उनके पास कई प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिन पे वो बात रख सकते हैं, चाहे वो कोई संदेश देना चाहते हो, अपनी बात रखना चाहते हो। ये संसद का विशेष सत्र ही क्यों? ये इसमें क्या कोई खास वजह आप देख रहे हैं? मैंने कहा कि जो भी है वो तो रहस्य, सबके लिए रहस्य है, इसलिए अनुमानों में मैं अपना एक और विशेष अनुमान जोड़ना नहीं चाहता, कोई उससे लाभ नहीं जी। ये तो निश्चित है कि इसमें कुछ विधेयक रखे जाएंगे और पारित होंगे। सरकार के सामने तो स्पष्ट ही है कि वो, और जाहिर है कि कुछ वो बड़ा करना चाहती है, इतना तो हम पक्का मान सकते हैं। क्योंकि और कोई बात होती, कोई कारण होते, कोई नए विधेयक लाए जाने होते तो पिछले सत्र में लाए जा सकते थे, या अगला सत्र का इंतजार किया जा सकता था, जो शीत सत्र है हमारा, नवंबर से शुरू होने वाला। तो कुछ असाधारण करने की इच्छा, कुछ असाधारण रूप से विधेयक लाने की इच्छा सरकार की है, और वो कोई असाधारण होगा, बड़ा होगा, बड़े प्रभाव वाले होगा या होंगे, यही कम से कम इस समय अंदाज लगाया जा सकता है। वो क्या होंगे, कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने सब गिना ही दिए हैं जी। लेकिन जाहिर है कि वो कुछ विशेष विधेयक होंगे, वो मुद्दे कुछ विशेष होंगे, क्योंकि एक विशेष सत्र बुलाकर उनको प्रस्तुत किया जाए। जी। जिस तरह से सर विपक्ष का रुख रहा है, और अगर कोई विधेयक आता है दोनों सदनों में या दोनों में से एक सदनों में, उसकी परिणति क्या होगी ये बीजेपी भी जानती है, क्योंकि संख्या बल का अनुमान बीजेपी को भी है। तो उनकी परिणति के बारे में भी कोई ऐसा कोई रहस्य नहीं है कि उनको नहीं मालूम है, और त्वरित रूप से कुछ आ जाए, इस
बजाय इसके कि आप कोई अध्यादेश ला सकते थे अगर कोई बात ऐसी कहनी है। तो परिणति का हिसाब किताब बीजेपी जानती है, उसके बावजूद ये आना, हालांकि फिर वो एक बात हो जाएगी कि कयास के ऊपर एक कयास लगाए जाना, लेकिन क्या ये पूरा का पूरा जो आप कह रहे हैं, ये जो बीजेपी की एक रणनीति रहती है, द पॉलिटिक्स ऑफ सरप्राइज जिसे कहा जाता है, क्या ये पॉलिटिक्स ऑफ सरप्राइज का ही हिस्सा है सर? निश्चित रूप से। आखिर सबके लिए आश्चर्य है, अभी तक आश्चर्य बना हुआ है, रहस्य बना हुआ है, सब जानने को उत्सुक हैं कि क्या क्यों बुलाया गया है। सामान्य सत्र होता तो जैसा प्रहलाद जोशी ने आज कहा है, सरकार कह रही है कि भाई सदन से सत्र से पहले कभी भी सबको बताया नहीं जाता, कार्यसूची नहीं दी जाती किसी को। 1 या 2 दिन पहले, आमतौर पे 1 दिन पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है या सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें सरकार अपनी ओर से सत्र का एजेंडा प्रस्तुत करती है और उस पर चर्चा होती है। तो अभी वो 1-2 दिन आने में समय बाकी है, इसलिए हो सकता है कि 1-2 दिन पहले सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाकर कुछ बता दे, लेकिन ये सामान्य सत्रों में होता है, जो एक सामान्य संसदीय कैलेंडर है उसके हिसाब से। ये विशेष सत्र है, इसलिए जाहिर है कि कुछ विशेष होगा और हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसा कुछ विशेष इमरजेंसी है देश के सामने, कुछ विशेष ऐसी परिस्थिति आ गई है कि तत्काल सदन में उस पर चर्चा होना और कोई फैसला करना, विधेयक लाया जाना अनिवार्य हो गया है, तो हम समझ सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें ऐसा कुछ नहीं जो देश को बताया नहीं जा सकता। तो एक कारण ये हो सकता है कि G20 की बैठक अब उससे पहले समाप्त हो जाएगी। हाँ। और भारत को उसकी अध्यक्षता का अवसर का 1 साल मिला, जिसकी समाप्ति अब होगी जी इस सम्मेलन के साथ। तो इस 1 साल में मोदी जी ने और उनकी सरकार ने इस रोटेशन से हर देश को प्राप्त होने वाली जो अध्यक्षता है उसको असाधारण रूप से प्रचारित करने का और एक भारत की या कोई सरकार की निजी या मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की निजी उपलब्धि के रूप में उसको निरूपित करने के सारे प्रयास किए हैं। जबकि ये इससे पहले कोई और अध्यक्ष था, इसके बाद शायद ब्राजील अध्यक्ष होगा और भारत अब ये अध्यक्षता उसको सौंपेगा। तो ये एक नियमित चलने वाला चक्र है जिसमें सबको बारी मिलती है। जी हाँ। हो सकता है कि इस सम्मेलन के दौरान हुई उपलब्धियों की चर्चा करने का अवसर सरकार लेना चाहती हो, यह भी संभव, और इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि, असाधारण उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करना चाहती हूँ, ये भी एक संभावना हो सकती है। जी, ये संभव है, लेकिन ये भी एक सत्य है कि जो G20 के जो ओवरऑल आउटकम्स हैं उनके बारे में तो जो सहमति के डॉक्यूमेंट्स जिसे कहा जाता है, मंत्री स्तरीय बैठक हुई है, वो सहमति के डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भारत ने इस मंच का बखूबी इस्तेमाल किया है स्वयं की ब्रांडिंग के रूप में, और संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत की जो ब्रांडिंग हुई है घरेलू स्तर पर और यहाँ से जो उन्होंने मैसेजिंग देने की कोशिश की है, संभवतः जो सर बता रहे हैं एक परिणति के रूप में, एक पटाक्षेप के रूप में संभवतः संसद का मंच वो इस्तेमाल करें, ये एक प्रबल संभावना जरूर है। पर देखना होगा कि वास्तव में जब 18 तारीख को सत्र शुरू होगा, उससे पहले शायद कुछ संशय के बादल छटें, अन्यथा 18 तारीख को तो पता चली जाएगा। तो तब तक ये जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है बीजेपी की पॉलिटिकल सारी चीज़ों का एक इंटीग्रल पार्ट है, उसको ये बखूबी आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है और हर कोई कयासों में फंसा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारी दूसरी कवर स्टोरी। रियल एस्टेट रेगुलेटर रेरा कामयाब होता दिख रहा है। जिस मकसद से इसे शुरू किया गया था उसमें इसे कामयाबी मिलती दिख रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? रेरा के लॉन्च हुए 86% प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। 2017 से लॉन्च हुए 1642 प्रोजेक्ट्स में से 1409 समय पर पूरे हुए। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इस पर थोड़ा सा डिटेल्स और लेते हैं दीपक यादव से, मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में। दीपक, ये तो बड़ी शानदार उपलब्धि है कि जिस चीज़ के लिए आपका गठन किया गया उसमें आपने 86% सफलता हासिल कर ली हो। मील का पत्थर क्या है, डिटेल्स? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मील का पत्थर है, लेकिन इसमें एक बार थोड़ा सा हमें डिस्क्लेमर दे देना चाहिए और ये बता देना चाहिए कि ये रेरा 2017 में लॉन्च हुआ था
अब तक का डेटा नहीं है, ये डेटा है 1.5 साल का। 2017 मई में रेरा लॉन्च हुआ था, उसके बाद से 2018 तक यानी इस 1.5 साल में जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे वो अपनी डिलीवरी डेट के आधार पर समय पर पूरे हुए। 86% प्रोजेक्ट का डेटा निकल कर आया है कि वो पूरे हुए हैं। टॉप 7 शहरों की हम बात कर रहे हैं। 7 शहरों की जब हम बात करते हैं तो बात होती है बेंगलुरु की, चेन्नई की, हैदराबाद की, कोलकाता की, MMR की, पुणे की और NCR की। तो ये 7 शहर हैं जहां पर 2017 मई से बाद जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए 2018 तक वो 86% प्रोजेक्ट पूरे हुए। 1642 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, 1409 प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं। इसमें जो देखने वाली बात है दीपक की चेन्नई सबसे अव्वल रहा है। चेन्नई में 90% प्रोजेक्ट हैं जो लॉन्च हुए रेरा के बाद और पूरे भी हुए। MMR और पुणे में 89% प्रोजेक्ट पूरे हुए। अगर हम MMR की बात करें और पुणे की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट यानी 1642 प्रोजेक्ट में से करीब आपको मैं बता दूं 1072 प्रोजेक्ट इन्हीं 2 शहरों में लॉन्च हुए, MMR और पुणे में, और उसमें से 952 प्रोजेक्ट पूरे हुए, यानी बहुत बड़ी संख्या सिर्फ MMR और पुणे की है। अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो 85%, हैदराबाद की बात करें तो 74%, कोलकाता की बात करें तो 70%। लेकिन हाँ, कोलकाता की बात हम कर रहे हैं तो इस रिपोर्ट पे थोड़ा सा संशय है। संशय इसलिए है क्योंकि वेस्ट बंगाल में पिछले साल ही रेरा लागू हुआ है। 2017 में बंगाल में रेरा लागू नहीं हुआ था। वहां उस समय वेस्ट बंगाल सरकार ने WB हीरा करके कानून लेकर आए थे, जिस पर बाद में काफी विवाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद तब जाके पिछले साल कहीं पर वहां पर रेरा हुआ है लागू। तो ऐसे में कोलकाता का जो डेटा है उसको थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि वो हीरा का है कि रेरा का है। इस पे थोड़ा संशय है। एनरॉक की रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं किया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। हालांकि ओवरऑल अगर हम देखने की कोशिश करें कि रेरा को लागू जिस मकसद से किया गया था, रेगुलेटरी बॉडी को लागू जिस मकसद से किया गया था, देश के रियल एस्टेट में जो अनियमितताएं थी उनको ठीक करने के लिए, समय पर प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए, तो उसमें 86% ये सफल होता हुआ दिखा है। 86% पर हम खुशी जरूर मनाएं, लेकिन हमें उस 14% पर थोड़ा सा गंभीरता भी करने की जरूरत है, क्योंकि वो जो 14% प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हुए हैं उस पर भी चिंता करने की जरूरत है और रेरा को वहां पर भी टाइट होने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि एक व्यक्ति का भी, एक उपभोक्ता का भी, एक खरीदार का भी अगर घर फंसता है तो वो पूर्ण सफलता नहीं कही जाएगी रेरा के लिए। तो एक महत्वपूर्ण पड़ाव जरूर है, लेकिन रेरा को यहाँ रुकना नहीं है। एक एक व्यक्ति को न्याय दिलाना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। शेयर बाजार में आज लगातार चौथे दिन तेजी दर्ज की गई। बाजार के प्रमुख इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 100 अंक चढ़कर 65,880 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 36 अंकों की मजबूती के साथ 19,611 पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी 123 अंक फिसलकर 44,409 के लेवल पर बंद हुआ। बाजार की मजबूती में FMCG स्टॉक्स का सपोर्ट रहा। आज से जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स का IPO निवेश के लिए खुल गया है। इस IPO में 8 सितंबर तक निवेश किया जा सकेगा। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने इसके IPO में अच्छी लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी। अच्छी रेपुटेशन वाला हॉस्पिटल है। पॉजिटिव्स जो है, प्रोमोटर से एक्सपीरियंस है, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अब तक का बहुत बढ़िया है। इस हॉस्पिटल की एक सबसे खास बात है जो बाकी दूसरे हॉस्पिटल से इसको अलग करती है, वो ये कि ये किराए पर जगह लेकर हॉस्पिटल नहीं चलाते। ये खुद अपनी जगह खरीद कर वहाँ पर हॉस्पिटल बनाते हैं। तो उसमें 2 चीज़ें, एक तो स्टेबिलिटी रहती है ऑपरेशंस की, और दूसरा हर साल का आपका आउटगो नहीं होता। एक बार पैसा जरूर देना पड़ता है लेकिन बार बार नहीं लगता। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इस कंपनी को थोड़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी देती है, और इसी मॉडल के साथ ये हैं और इसी मॉडल के साथ रहेंगे। नया हॉस्पिटल डोंबिवली में भी एक और आ रहा है, तो अगले 2 साल में वो ऑपरेशनल हो जाएगा। तो आगे आपको ग्रोथ मिलती रहेगी, कुछ ना कुछ हॉस्पिटल्स नए आएंगे, एक कैपेसिटी आएगी तो वहाँ मिलती रहेगी। FIs और घरेलू फंड लगभग सारे टॉप क्लास नाम आपको एंकर बुक में नजर आएंगे। वैल्यूएशंस रीजनेबल है, महंगा तो नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है, अच्छे लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसा लगाया जा सकता है। तो ये एक अच्छा IPO हो सकता है जहां आप पैसा लगाने की सोच सकते हैं। तो इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZIndia360 इस हैशटैग पर अपनी राय जरूर दें।